नॉर्मल न्यूबॉर्न पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर देखा, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव देखा और लेवल्स ऑफ न्यूनेटल केयर देखा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो पे न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, आपगार्ड स्कोर, वार्डन्स जेली, ये तीनों देखेंगे। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। सो न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस टोटली यहाँ पर 18 होता है। डिटेल देखने के पहले एक बार पढ़ लेंगे। रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, स्नीज रिफ्लेक्स, कॉफिंग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, डॉल्स आई रिफ्लेक्स, पामार ग्रास्प रिफ्लेक्स, प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स, डांसिंग अदरवाइज कॉल्ड एज स्टेप इन प्लेस, अदरवाइज यू कॉल्ड एज वॉकिंग भी बोलता है इसका रिफ्लेक्स। एंड 13 इज बैबिंस्की रिफ्लेक्स, टोनिक नेक, उसको दूसरा नाम है फेंसिंग रिफ्लेक्स भी कहता है, मोरो रिफ्लेक्स और स्टार्टल रिफ्लेक्स भी कहता है। और 16th पेयर्स रिफ्लेक्स कहता है। 17th गैलेंट और ट्रंकल इनकर्वेशन रिफ्लेक्स कहता है। 18th लास्ट इज पैराशूट रिफ्लेक्स। पहला है रूटिंग रिफ्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल जो चीक है, गाल है, नहीं तो जो कॉर्नर ऑफ द माउथ में यहाँ पर टच करेगा, एक अदरवाइज स्ट्रोक देगा, मतलब छोटे से एक स्ट्रोक देगा, तो बच्चे क्या करेगा, उस साइड में टर्न करेगा। ये क्यों होता है? जैसे ब्रेस्ट निपल के आसपास में उसको वहीं पर निपल आके पहुंच गया तो बच्चा उस साइड में टर्न करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रूटिंग रिफ्लेक्स। ये पैदा होते ही रहता है, बट 3 से 4 महीने जब बच्चा जगा रहेगा तभी वो गायब हो जाता है। जब सोते हैं 7 to 8 मंथ्स में वो गायब हो जाता है। सेकेंड है सकिंग रिफ्लेक्स। जैसे ये लिप है ना, उसके ऊपर टच कर लिया है, माइट बी उंगली से टच कर लिया, पेसिफायर से, नहीं तो बॉटल का निपल से, नहीं तो ब्रेस्ट निपल, कोई भी यहाँ पर टच कर लिया तो बच्चों को क्या होगा, यहाँ गुटकने मतलब स्वॉलोइंग मूवमेंट्स दिखाई देगा। ये 6 महीने में डिमिनिश का मतलब गायब हो जाता है। और सपोज बच्चे सिक है, उसको स्टिमुलेट नहीं करेंगे ना, तो बच्चे को ये गायब भी हो जाएगा, तो आएगा इस वाले आई मीन सकिंग रिफ्लेक्स होगा ही नहीं। ओके, एंड इफ a unit cannot take oral feeding, specifier may be used to reflex, I mean to demonstrate the reflex। तो इतना है। swallow रिफ्लेक्स, ये तीन जो है, जैसे रूटिंग रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स एंड स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। ओके, दिस इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस बट साथ साथ चलती है। स्वॉलो कैसे होता है? सपोज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ में वो खाना पहुंच गया तो बच्चा क्या करेगा, स्वॉलो करेगा। ये कभी डिसअपियर नहीं होता है, हम लोग भी बड़े में भी ऐसे ही होती है। जो 4th और 5th स्नीजिंग रिफ्लेक्स और कॉफिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग का मतलब है मीन्स जो भी फॉरेन बॉडी जा रही है, फॉरेन बॉडी का मतलब है जो डस्ट पार्टिकल्स है, नहीं तो कोई पोलन ग्रेन्स है, ना तो कुछ अंदर नोज का थ्रू जा रही है और अपर एयरवे तक पहुंच गया, अपर एयरवे ट्रकिया तक पहुंच गया, ठीक है, और ट्रकिया के नीचे से लोअर एयरवे कहते हैं। सो ट्रकिया का जो एपिग्लोटिस होती है ना, वहीं तक। सो यहाँ पर पहुंच गया, ये बच्चा स्नीज करेगा। बट बात यह है, जो लोअर एयरवे पर पहुंच गया बच्चा कासेगा। ये दोनों क्यों करता है? क्योंकि उसका जो क्लियर करने के लिए, क्योंकि उस रास्ता क्लियर होगा तभी तो सांस लेने में इजी पड़ेगा ना। ये कभी नहीं डिसअपियर होता है, बड़े में भी यही है। गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स का मतलब ये देखो, ये वाला जो पिक्चर में है, उंगली डाल रहा है यहाँ पर पोस्टीरियर टंग तक, फेरेंजियल तक उसको पहुंच गया तो बच्चे को उल्टी होगा। सो दैट इज व्हाट अ गैग रिफ्लेक्सेस। बड़े में भी बोलते हैं ना, उल्टी करने के लिए तो उंगली अंदर डाल के उसको टच करो तो ऑटोमेटिकली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ में डालो तो उल्टी हो जाएगा। तो बच्चों को क्या होता है पता, जैसे खाना भर के खा लिया, जैसे पूरे भर के खाने के समय में ये पेट से बाहर निकल के आ जाता है, इसको बोलते हैं रीगर्जिटेशन, राइट, ये बाहर आ जाता है। सो ये गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट जब होती है, ये अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर लेके आने के लिए, कभी डिसअपियर नहीं होता है। एक्सट्रूशन मतलब थूकना जैसे। ओके, ये बच्चे को एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में, ओके, इट्स नॉट पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में वो कोई भी खाना रख रहा है, कुछ भी रख रहा है तो बच्चे क्या होगा, थूकने लगेगा।
ओके, वाई? इट इज टू प्रिवेंट द swallowing। ये 4 महीने के आसपास में गायब हो जाती है। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बड़े में भी होता है, जैसे अचानक लाइट आ गया तो आंख बंद हो जाती है, ब्लिंक होती है ना। और सपोज एक कोई भी ऑब्जेक्ट सडनली आंख के सामने क्रॉस हो रही है, राइट, अचानक हाथ आ रही है, नहीं तो कोई किताब लेके आके रख दी तो ब्लिंक होगा। तो सेम थिंग है, रैपिड आई क्लोजर होती है। सो लुक एट दिस इमेज, तुरंत वो बंद ब्लिंक करेगा। डॉल्स आई रिफ्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल एक डॉल मान लो, इसको, ये डॉल है, इसको मैं राइट और लेफ्ट इसको टर्न कर रहा है। टर्न करते समय में ये आई मूवमेंट है ना, बिल्कुल वहीं पर रहेगा और सिर मुड़ेगा, बट बात है आई प्यूपल फिक्स रहेगा। ये कब गायब हो जाती है? जो जो पेरियोरिकुलर ये होता है ना, मसल्स होता है ना, वो जब फिक्सेशन की स्टार्ट होती है तब ये गायब हो जाती है। नेक्स्ट है पामा ग्रास्प। देखो पामा ग्रास्प का मतलब ये पाम्स होता है ना, ये बच्चा जो भी उंगली और कुछ भी उसको दे रहे हो वो पकड़ने लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है। जैसे ये देखो कैसे पकड़ा है, स्ट्रांगली पकड़ा। बट कभी कभी क्या होता है पता, इसका जैसे एग्जामिनर उसको जांच कर रहा है, पकड़ते समय में इसको उठाएगा तो क्या होगा पता, बच्चा इस सुपाइन पोजीशन में, जैसे सुपाइन में थे वो स्टैंडिंग पोजीशन में आने के लिए कोशिश करेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डार्विनियन रिफ्लेक्स कहता है। 6 वीक्स to 3 मंथ्स तक ये गायब हो जाते थे फर्स्ट, बट 3 महीना आसपास में ये पर्पसफुल ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है। ये प्लांटा ग्राफ्स। ओके, दिस इज अ पाम, है ना। ओके, ये पामा ग्राफ है और ये है, ये सोल कहता है, नहीं तो इसको प्लांटार भी कहता है ना। तो ये यहाँ पर जो सोल ऑफ द फुट में, यहाँ टोस का आसपास में यहाँ पर उंगलियां लगा दिया तो बच्चों यहाँ पर ये उंगलियां पूरा फ्लेक्स होके उसको पकड़ने लगेगा। सो 8 to 9 मंथ्स का आसपास में वॉकिंग का टाइम में ये बहुत ही बड़ा स्ट्रांग होते हैं, और नींद का समय में भी कभी कभी उसको उंगलियां इस प्रकार की रहेगा। वॉकिंग का समय में जमीन पकड़ने के लिए ये मदद करता ना, इसीलिए। ये है डांसिंग स्टेप इन प्लेस, अदरवाइज वॉकिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। जैसे ये इमेज में दिख रहा है ना, वॉक कर रहा है, ये जो सरफेस है एकदम यहाँ नीचे एकदम फ्लैट है। ओके, स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम फ्लैट होना चाहिए, फर्म भी होना चाहिए। तो बच्चों को इस प्रकार के वर्टिकल पोजीशन में खड़ा कर दिया है, वर्टिकल मतलब सीधा, राइट, इस पोजीशन में खड़ा कर दिया तो बच्चा क्या करेगा, रैपिड एक पैर फ्लेक्स होगा, एक्सटेंशन होगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन स्टेप का जैसे होगा। ये 2 महीने तक, करीब 2 महीने से 3 महीने तक लगभग ये चलता है। और उसके बाद जब बच्चे को वेट उसके ऊपर मतलब वॉकिंग का टाइम हो जाता है ना, और धीरे धीरे वो सब मतलब 3 मंथ्स में गायब हो जाएगी, बट वेट बेयरिंग उस समय में विदाउट स्टेपिंग लाइक दिस इट कैन स्टार्ट। बैबिन्स की रिफ्लेक्स, ये बड़े में भी चेक करते हैं जब न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन होता है। नॉर्मल क्या होता है, बच्चे में नॉर्मल होता है, बड़े में एबनॉर्मल होता है। ओके, ये क्या है, इस इमेज में आपको दिखाई दे एक स्ट्रोक है। एक पेन ले लो, नहीं तो कुछ फिंगर नेल ले लो, कुछ भी हो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट जो पेन के जैसे है, तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा एक स्ट्रोक दे रहे हो। ये ये सोल कहते हैं, राइट, ये प्लांटर है, सोल ऑफ द फुट कहता है। सो यहाँ से स्ट्रोक होने के बाद यहाँ लिटिल टो से लेकर ये बिग टो तक यहाँ पर इस प्रकार की करा है। करते समय में बच्चों को क्या होगा, यहाँ पर फैनिंग ऑफ द फिंगर्स कहते हैं, फैन पंखा कैसे खुलता है ना, तो सेम फैनिंग जैसे यहाँ पर दिखाई देगा। दिस इज अ पॉजिटिव साइन। अडल्ट में नॉर्मली ये फैन नहीं होता है, फ्लेक्स होती है। ओके, सो न्यूबॉर्न्स रिस्पॉन्स इस प्रकार की क्यों फैनिंग है, इसलिए है क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम अभी तक बनी नहीं है। ये 3 महीना आसपास में ये मतलब इट डिफर्स, वो बेबी के ऊपर है, नर्वस सिस्टम जैसे डेवलप होते हैं तभी होते हैं, पर 3 महीने के लगभग एवरेज में वो डिसअपियर होती है। ये है टोनिक नेक रिफ्लेक्स, अदरवाइज फेंसिंग पोजीशन भी कहते हैं। ये बेबी को यहाँ पर सुपाइन पोजीशन पे रख दिया। ओके, सो हेड को अचानक उसको एक साइड में टर्न कर दिया तो क्या होगा, ये एसिमेट्रिकल पोजीशन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर जो आर्म्स है, लेग्स है, दोनों जो सेम साइड में जहाँ पर उसको टर्न किया है उस साइड में ये दोनों एक्सटेंशन होंगे।
ओके, बट ऑपोजिट साइड में वो फ्लेक्स होंगे। देखो हाथ पूरा फ्लेक्स हो गया। सो यहाँ पर ये इसमें क्लियरली नहीं दिखा था बट इसमें क्लियर है, इस प्रकार फ्लेक्स होंगे। एक चीज और आपको बोलना है, ये फिस्ट जो दोनों हाथ देखो इस प्रकार के अच्छे से मोड़ के रखेगा हैंड्स पे, ये भी दिखता है। सो टोनिक नेक रिफ्लेक्स मीन्स एक साइड में बच्चों को टर्न करेगा, जिस साइड में टर्न किया है वो आर्म्स और लेग्स दोनों फ्लेक्स होंगे, बट ऑपोजिट साइड में फ्लेक्स सॉरी एक्सटेंशन होंगे, ऑपोजिट साइड में वो फ्लेक्स होंगे। सो एज कब ये गायब हो जाती है, करीब लगभग 5 महीना आसपास में ये गायब हो जाती है। ये धीरे धीरे सिमेट्रिकल पोजिशनिंग में आ जाएगा। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल का मतलब जैसे एक आईना ले लिया, राइट। सो एक किताब ले लिया, सो दोनों में इक्वल साइज होना चाहिए, बट दोनों का ऑपोजिट साइड हो जाएगा तो एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो ये बच्चे में भी एसिमेट्रिकल स्टिमुलस टोनिक नेक रिफ्लेक्स में आता है, बट धीरे धीरे 5वां महीने के बाद वो सिमेट्रिकल पोजिशन में दोनों पैर सेम चीज करेगा। ओके, मोरो रिफ्लेक्स को स्टार्टल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। जैसे बच्चों अचानक मतलब एक अच्छे से सुपाइन पोजिशन में बच्चे को रख दिया, टेबल हो बेड हो कहीं भी हो, अच्छे से सुपाइन पोजिशन में फॉर्म होना चाहिए। तो उस समय में क्या करना है, ये अपर बैक है ना जो पीछे, राइट, एक हाथ यहाँ पर एक सपोर्ट होना चाहिए, जो नेक और शोल्डर दोनों में सपोर्ट होना चाहिए, जो लोअर पार्ट में एक और हाथ में इस पर पकड़ना चाहिए। अचानक उसको छोड़ेंगे, मतलब यहाँ से 1 इंच आसपास में नीचे उसको अचानक थोड़ा से हल्का से छोड़ेंगे, तो बच्चे क्या होगा, ये दोनों हाथ को एक्सटेंड करेगा, राइट। सिमेट्रिकल एक्सटेंशन मीन्स दोनों हाथ करेगा, ऐसे नहीं टोनिक वाला में एक ही साइड में हो रहा है। ये सिमेट्रिकल एक्सटेंशन होंगे। अबडक्शन हो गया, अबडक्शन का मतलब इट इज एक्सटेंशन। सो मीन्स दूर, अभी दूर मतलब दोनों हाथ दूर चला जाता है। प्लस जो लेग्स लेग्स जो होता है ना, ये लेग्स जो है फ्लेक्स हो जाता है, बट जो हाथ है देखो ये पूरा फैन हो जाता है। ये सी शेप, उल्टा सी शेप है, ये सी शेप में आ रहा है, जो थंब और जो इंडेक्स फिंगर में सी शेप होती है। सो ये होता है मोरो रिफ्लेक्स। बट एक्चुअली स्टार्टल रिफ्लेक्स जो होती है, बच्चे को साउंड भी दे दिया तो बच्चे को सेम पोजिशन, दोनों अपर हम पूरा दूर हो जाएंगे, प्लस उसका फैनिंग ऑफ फिंगर्स होंगे, एट द सेम टाइम उसको जो सी शेप में जो थंब और जो इस पे ये होगा, और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज वो फ्लेक्स हो जाएगा और अब अडक्ट होगा, अडक्ट मतलब पास में आ जाएगा। सो ये 2 महीने तक उसको स्ट्रांग होती है और 3 से 4 महीना वो डिसअपेयर होता है। 16th वाला जो है पेयर्स रिफ्लेक्स जो होती है, जैसे बच्चे को प्रोन पोजीशन में डाल दिया, इस इमेज में जैसे है ना, प्रोन पोजीशन में डाल दिया, तो एक स्ट्रोक देना है, ए फर्म स्ट्रोक, टेल यहाँ से कोडाई को ना एक टेल होता है ना, यहाँ से एक सीधा एक स्ट्रोक देंगे तो बच्चों क्या करेगा, रोएगा, और उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है वो जो पूरा फ्लेक्स होंगे, बट जो हेड है ना वो लॉर्डोसिस, इसका लॉर्डोसिस का मीनिंग मैं आपको समझा दे रहे हैं। लॉर्ड का मतलब हम लोग गॉड को कैसे देखते हैं, लॉर्ड का मतलब गॉड होता है ना, गॉड को हम लोग सिर उठा के देखेंगे, सेम थिंग बच्चों क्या करेगा, सिर उठा के यहाँ पर उसका स्पाइन हेड विल रेस। तो 4 से 6 महीना के आसपास में ये गायब हो जाती है। नेक्स्ट इज गैलेंट और ट्रंकल इनकर्वेशन रिफ्लेक्स कहता है। वेंट्रल पोजीशन में, वेंट्रल सस्पेंशन में रखेंगे। वेंट्रल सस्पेंशन का मीनिंग क्या होता है, फेस नीचे तरह से होना चाहिए और पीछे से एक साइड में एक साइड का स्वयं में इसको स्ट्रोक देना चाहिए। सो जहाँ स्ट्रोक दिया है तो उस साइड में वो बच्चा यहाँ पर वो फ्लेक्स होंगे, 4 महीने में वो गायब हो जाता है। ये पैराशूट रिफ्लेक्स है। बच्चे को पहले स्ट्रेट रखना है, राइट, उसके बाद उसको तुरंत उसको रोटेट करना है। रोटेट करते समय में वो उसका फेस यहाँ पर नीचे तरह से उसको दिखना चाहिए, जिसे फॉलिंग पोजीशन में कहते हैं ना, उस प्रकार की। और वो क्या होगा, जो हाथ पैर ये है पूरा एक्सटेंड होगा, जैसे 4 पैर है पैराशूट के जैसे हो गया। सो ये 6 से 7 महीने में अपीयर होगा, बट ये कभी डिसअपियर नहीं होता है। तो दीज आर ऑल अबाउट न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। लेट वी सी अबाउट अबगा स्कोरिंग। अबगा स्कोरिंग डॉक्टर वर्जिना अबगर ने 1953 में इसको एक डिज़ाइन किया था। ये 1 मिनट का आसपास में बच्चों को जो क्लिनिकल स्टेट है, बच्चा
नॉर्मल है, नहीं तो कुछ उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो असिस्ट का ज़रूरत है, नहीं तो कुछ मेडिकेशन ज़रूरत है, तो इसको लिए वो ने बनाया है। इसलिए उसको 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में चेक किया जाता है। पहला मिनट में लगभग 7 से 8 तक होते ही नॉर्मल है वो, बट बात यह है इसी इसकी कम होगा तो 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में और कम रहेगा ना, जो लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दिखाई देगा। से ये है अबगार स्कोर है। इसका अबगार का फुल फॉर्म क्या है? ओके, ये फॉर अपियरेंस, स्किन कलर को दिखाई देता है। पी फॉर पल्स, दिस इज हार्ट रेट को दिखाई देता है। मिनिमम जो हार्ट रेट है 100 होना चाहिए। ओके, एंड ग्रिमेस का मतलब रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी है, बच्चा स्नीज कर रहा है मतलब चीख रहा नहीं चीख रहा वो है। एक्टिविटी और मसल रिस्पॉन्स मतलब बच्चे हाथ पैर हिला रहे हैं, नहीं तो जैसे फ्लैसिड किया था मतलब उठा नहीं पा रहे हैं। मतलब जो डम्मी होता है ना, जो बच्चे लैब में जो रखते हैं उस प्रकार की वो हाथ पैर तो उठा नहीं है क्योंकि वो जिंदा नहीं है, तो बट उस प्रकार की नहीं होता है, बट एक्टिव होगा तो हाथ पैर चला लेगा। आर फॉर रेस्पिरेशन, ऐसा लास्ट स्कोर है। ओके, सो यहाँ पर 0 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स दिया जाता है। सो इसको 2, इसको 2, इसको 2, इसको 2, इसको 2 बोल के टोटली आपको 10 पॉइंट्स आएगा। सो नॉर्मली एक्सेलेंट कंडीशन बच्चों को जो क्लिनिकल स्टेट में है ये 7 to 10 होती है। मॉडरेटली डिप्रेस्ड मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए इसका। और सीवियरली डिप्रेस 0 to 3 होती है। सो अपीयरेंस में क्या चेक करेंगे? अपीयरेंस में साइनोटिक ब्लू कलर दिखाई देगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी है इसलिए बच्चे पूरी पूरी ब्लू दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें 0 स्कोर देंगे। ओके, सो मोस्टली ये बच्चा एक्सपायर्ड हो गया, नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं चल रही है तो इसलिए 0 स्कोर देंगे। तो यहाँ 1 पॉइंट कब मिलेगा? एक्सट्रीमिटीज जो है यही बस ब्लू है, इसको ऑक्रोसाइनोसिस भी कहते हैं, बाकी बॉडी पूरा पिंक है। बट जो 2 स्कोर कब देंगे? पूरे बच्चे पूरा पिंक होना चाहिए, सो 2 स्कोर हो गया टोटली। सपोज ये वाला बच्चा पिंक है तो पल्स है, हार्ट रेट है, तो यहाँ पर पल्स ही नहीं दिखा दे रहा, हार्ट रेट ही नहीं पता चल रहा है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी आपको स्टेथोस्कोप वहाँ पर एपिकल पल्स में लगा के देखना। इवन अम्बिलिकल कॉर्ड में भी आपको 2 उंगलियाँ जो इंडेक्स फिंगर है, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड इधर है, जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर के बीच में आपको पल्स चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर फ्लॉपी और नो रिस्पॉन्स मीन्स बच्चे यहाँ पर सॉरी एब्सेंट और नो पल्स। सो ये है लेस देन 100 बीट्स पर मिनट होता है, मीन्स हार्ट रेट नॉर्मली 100 के बीट्स पर मिनट होना चाहिए। सपोज इसका पूरा है, इसको भी 2 पॉइंट्स दे दिया। ओके, और ग्रिमेस है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, यहाँ पर नो रिस्पॉन्स, बच्चे एकदम चुपचाप लेटा है, बट यहाँ पर उसको स्टिमुलेशन कर रहा है। यहाँ मीडियास्टर्नम होता है ना, वहाँ से जो प्रेशर देंगे ना तो बच्चे इस प्रकार की मुंह बनाएगा। और सपोज बच्चा एकदम ठीक ठाक है, बच्चा तो स्नीज करेगा, रोएगा और एकदम ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट इज एक्टिविटी, मसल टोन है। सो बच्चों एकदम फ्लैट रहेंगे, एक्सटेंशन मतलब दोनों हाथ पे सीधा, ये भी सीधा, बट बात है फ्लेक्स्ड आर्म्स एंड लेग्स होंगे जब बच्चे को 1 स्कोर देना पड़ेगा, जैसे फ्रॉक पोजीशन कहते हैं ना उस प्रकार की। बट बच्चे जो एक्टिव है तो हाथ पैर हिला लेगा, एक पैर मोड़ेगा, एक पैर ये करेगा। सो बच्चों उस प्रकार के। रेस्पिरेशन है तो ब्रीथ बच्चा ले ही नहीं पा रहा है, बट इरेगुलर जो ब्रीथ होती है, स्लो होती है, मतलब 40 आसपास में मान लो 40 से 60 इसका रेस्पिरेशन नॉर्मल होता है। ओके, ब्रेथ पर मिनट होती है। सो यहाँ पर इरेगुलर होंगे और ये बच्चे इतनी रोएगा तो उसका 2 स्कोर देना पड़ेगा। तो यूजुअली ये सब नहीं चेक करते हैं हॉस्पिटल का। इसमें मेनली क्या चेक करेगा? ये बच्चा रो दिया, कोई भी रोता है ना वो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो पहली बार मतलब एक ही बार बच्चा यही रोएगा तभी सब लोग को मुंह में हंसी आती है। क्यों? क्योंकि वेरी हैप्पी बिकॉज बेबी इज अलाइव एंड बेबी इज क्राइंग। सो इतना ही तक लिख दिया आपने, आपको ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का मिल जाएगा। बट कभी कभी आपके इसके बारे में कुछ डिटेलिंग
पूछा जाएगा वाइवा वगैरह में, आपको ये इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेना है। आपका स्कोरिंग के बेसिस में कैसे उसको नर्सिंग केयर, ऑफ केयर, मेडिकल केयर देना पड़ता है। आपका स्कोर 8 से 10 है, इसका मतलब बच्चा पिंक कलर रहेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेंगे, अपना आप सांस ले रहे होंगे, हार्ट रेट उसका नॉर्मल रहेगा, 100 के ऊपर रहेगा। तो बच्चे को ज़रूरत है तो मुंह पे और नाक पे उसको सक्शन करना है, दैट इज ओरोफैरिंक्स और नेसोफैरिंक्स दोनों में सक्शन करना है, ज़रूरत है तो। बच्चा रो दिया तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और बच्चे को रेडिएंट हीट, देखो ये रेडिएंट वार्मर है, इधर बच्चे को रखना है। डिलीवरी का समय पे आधा घंटे के पहले उसको ऑन करके रख दिया, ये थोड़ा गर्म रहेगा तो बेबी भी जल्दी से वो गर्म हो जाएगी। कंडीशन, आई मीन ऑक्सीजन जब ज़रूरत है तभी उसको लगाना है, अदरवाइज इट इज़ नो नीड। सो 5 मिनट में भी रीअसेस करना है। 5 मिनट में रीअसेसमेंट में बच्चा नॉर्मल है, माँ का हाथ में दे देना चाहिए, माँ को दूध पिलाने के लिए उसको हाथ में दे देना चाहिए। सो आपका स्कोर 5 to 7 है तो पेरिफेरल साइनोसिस, पेरिफेरीज का मतलब जो एक्सट्रीमिटीज, हाथ पैर में वो साइनोसिस होंगे, और ब्रीदिंग नॉर्मल तो होगा, हार्ट रेट भी नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर प्राइमरी एपनिया हो सकता है, मतलब प्राइमरी मतलब पहली बार, फर्स्ट एपनिया मतलब नो ब्रीदिंग। सो इस प्रकार के समय में बच्चे को क्या करना है, रेडिएंट वार्मर के नीचे, हीटर के नीचे रखना है, ड्राई करना है बच्चे को, पल्स ऑक्सीमेट्री लगाना है। पल्स ऑक्सीमेट्री यूजुअली पैर में यहाँ पर लगाते हैं, और ये देखो इसमें SpO2 दिखाई देगा पल्स ऑक्सीमेट्री पे। सो बच्चे को फ्लैट रखना है, एकदम स्ट्रेट लाइन पे रखना है, बट यहाँ से थोड़ा से 1 इंच की जो रोल है, ड्रेसिंग पैड है, कुछ भी कपड़ा है, उस पर रोल करके रखना है, सो दैट एक्सटेंशन करने के लिए इजी पड़ेगा। और सो इमीडिएट सक्शनिंग करना है, पहले मुंह देन नोज, ओके, दैट इज ओरोफैरिंक्स पहले है, उसके बाद नेसोफैरिंक्स है। सो उसके बाद स्टिमुलस देना पड़ेगा, बैक, ये फ्रंट में दिया गया बट यूजुअली बैक में देना, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड पीछे में है ना, तो यहाँ से उसको स्ट्रोक देना पड़ेगा, ओके। जेंटल स्ट्रोक देना है, ये और कुछ नहीं करना है, इट इज़ नॉट लाइक ये सोल जो यहाँ पर है, थोड़ा फ्लिकरिंग कहते हैं इसको, ये भी हल्का से करता है। बच्चे को इस प्रकार ये उल्टा पकड़ना बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो CSF है ना, यहाँ पर जो है ये पूरा नीचे आ जाएगा, पूरी यहाँ पर वेंट्रिकल्स में पूरा भर जाएगा, तो क्या होता है, इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज हो जाएगा। इट इज इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज। सो डोंट, दिस रिसर्च कई बार बता गया, मतलब कई रिसर्चेस बता गया है, ये बच्चे जब जीते हैं ना, वो भी मर जाते हैं इसी के कारण से। सो दिस पोजिशन इज रॉन्ग। ऑक्सीजन 100% देना चाहिए, 5 लीटर, मतलब ये जो कनेक्शन है ना एम्बू बैग का, ये है, ये वाला जो कनेक्शन है, यहाँ से ऑक्सीजन 5 लीटर देना है। ओके, दिस इज व्हाट ऑक्सीजन का सोर्स है। ये बैग मास्क वेंटिलेशन कहते हैं, दिस इज मास्क एंड दिस इज बैग, ओके। एम्बू बैग है, एंड नॉर्मली जो प्रेशर यहाँ पर जो देता है ना बेबी का, इट इज 30 to 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की बेसिस में देता है। नेक्स्ट CPAP, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये बबल कैप के थ्रू दे सकते हैं इन केस इफ इट इज नेसेसरी। और उसके बाद बच्चे को जब तक रेस्पिरेशन सही से हो जाए, अपना आप ले रहा है, कलर पूरा उसका इम्प्रूव हो जाए, मतलब पिंक कलर हो जा रहा है, हार्ट रेट 100 हो रहा है, तब तक के लिए ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक्चुअली बच्चों है ना इस स्टेट में है, उसको एसिडोटिक हो जाएगा, मतलब pH की जो वैल्यू है लेस देन 7 हो जाएगा, तो इसी के चक्कर में एसिडोटिक है। नॉर्मली ये सब सही हो जाता है जब उसको बच्चा सांस लेने लगता है। सो बेबीज विद आपका 3 to 4 वाला में, मतलब बहुत कम आपका स्कोर है इसका। सो एपनिया मतलब नो ब्रीदिंग, तो उस समय में टैक्टाइल मतलब जो टच करता है ना, वो स्टिमुलेशन देने के बाद भी बच्चे को सेंट्रल साइनोसिस दिखाई दे रहा है, मतलब मुंह पूरा, मुंह खोल के देखेंगे पूरा ब्लू ब्लू दिखाई देगा, हार्ट रेट लेस देन 100 रहेगा। इस बच्चे में क्या करना पड़ेगा, ये सेकेंडरी एपनिया होता है। प्राइमरी एपनिया मतलब पहली बार, मतलब स्टार्टिंग में होता है क्योंकि उसको अंदर से उसको लंग्स में पूरा पानी था, डिलीवरी होने के बाद उसमें हवा भर रहा है, तो उस समय में क्या होता है, वो थोड़ा से प्राइमरी एपनिया होता है, नॉर्मल है। बट सेकेंडरी एपनिया यहाँ पर
मतलब कंटिन्यूसली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो आपको असिस्टेंस के लिए बुलाना पड़ेगा। जो एम्बू बैग है 250 ml लिखा है, 250 ml का जरूरत नहीं है, यूजुअली 125 भी आता है न्यूनेट का, प्री टर्म बेबीज का। जो एम्बू बैग की जो एक का प्रेशर जो होता है ना, इसको प्रेस करेंगे इतनी अमाउंट वॉल्यूम बाहर आती है, तो इसलिए उस प्रकार की बोलता है एम्बू बैग की साइजेस उसकी बेसिस में होता है। सो ऑक्सीजन का 5 to 8 लीटर्स पर मिनट लेना है, और सेम 25 to 30 वो प्रेशर, जितनी प्रेशर यहाँ पर दे रहे हो मास्क में उतना होना चाहिए। सपोज नॉन आई मीन कोई भी इफेक्टिव नहीं है इसमें, कोई काम नहीं हो पा रहा है इतना देने के बाद, तो इंट्राटेकियल इंट्यूबेशन देना पड़ेगा। देखो लरेंजोस्कोप लगा दिया, ईटी ट्यूब लगा दिया, यहाँ से वेंटिलेटर को कनेक्ट कर दिया। ओके, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इंटरमिटेंट मीन, लाइक it is not continuously but बीच बीच में। ओके, सो दैट वेंटिलेटर विल डू। सो 40 to 60 ब्रेथ पर मिनट उसको रेट में रखना पड़ेगा। बेबी को कम से कम 15 आई मीन हर 30 सेकेंड्स में उसको चेक करना पड़ेगा बच्चा ब्रीथ कर रहा नहीं कर रहा है। बच्चे को ये सपोर्ट कब तक देना पड़ेगा, जब तक उसका हार्ट रेट 100 तक आ जा रहा तब तक। 100 के ऊपर आ गया आराम से जो भी एसिडोटिक थे वो पूरा पूरा स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन के कारण से सही हो जाएगा। बट 0 to 2 स्कोर में बच्चा एक तो सांस नहीं ले रहा है, हार्ट रेट 100 के नीचे में है, इतनी वेंटिलेशन देने के बाद भी, वेंटिलेटर देने के बाद भी कोई फायदा नहीं आ रहा। सपोज 60 के ऊपर हार्ट रेट है, वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कंटिन्यू करना चाहिए और हर 30 सेकेंड्स में उसका वेंटिलेशन भी चेक करना चाहिए। ऑक्सीजन कंटिन्यूस 100% चलना चाहिए। हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ओके PO2 वो कम होते जा रहा है, मतलब बहुत पुअर है। नहीं तो परसिस्टेंस कंटिन्यूअस उसको जो है साइनोसिस है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, इंटूबेशन के लिए जाना पड़ेगा। और भी कुछ मतलब न्यूरोटोलॉजिस्ट नहीं तो पीडियाट्रिशियन से आके उसको इंटूबेशन करवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ मतलब उसके इंटूबेशन के पहले कार्डियक मसाज भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो लोअर पार्ट है आधा मीडियस्टर्नम के नीचे में 2 फिंगर्स में 1.5 इंच आसपास में उसको पूरा डेप्थ में उसको प्रेस करेंगे। ये इस तरह से 2 फिंगर्स इस प्रकार की भी लगा सकते हैं, एक फिंगर में यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो कार्डियक मसाज इट इज 30:2 रेशियो में आपको देना पड़ेगा। 2 वेंटिलेशन है ओके एंड 30 कंप्रेशन कार्डियक मसाज, ये प्रेशर ये कंप्रेशन देना है। ओके, सपोज 15:1 आपको दे सकते हैं जब तक वेंटिलेशन उसको नहीं दे, मतलब वेंटिलेटर नहीं है तब तक देना पड़ेगा। व्हाट इज वॉटन्स जेली? एक थॉमस वॉटन एक साइंटिस्ट थे, उसके कारण से मतलब वो रिसर्च किया है, वो उसी के कारण से उसको वॉटन्स का नाम दिया गया। दिस इज वॉटन जेली इज, ये जेलेटिनस सब्सटेंस है, ये कोलाजन मीन्स ज़्यादा कोलाजन है जैसे टाइट रखने के लिए। ये एक्चुअली क्यों है, जो अंदर की जो ब्लड है ना, जो इसमें 2 आर्टरी और 2 सॉरी एक वेन, अम्बिलिकल वेन जो होती है, तो इसको स्ट्रेस से प्रिवेंट करना, टॉर्शन से ओके टॉर्शन से। ये क्या होता है, सो ये ब्लड वेसल जो जा रहा है ना, इसको खिंचाव हो गया तो ये फट गया और टूट जाएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर एक कवरिंग जो होती है ये जेलाटिनस जेली जैसे होती है अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर, मतलब पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड को कवर करता है अराउंड दी आर्टरीज एंड द वेन्स। इसमें म्यूकोपॉलीसैकेरॉइड्स भी है, हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रियोटन सल्फेट जो होता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस सब कुछ, यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन वो ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाने देता है। ओके, इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब कुछ भी शॉक गे कुछ भी यहाँ पर हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड का एकदम भयंकर प्रोटेक्शन देगा। ये वॉटन जेली जो होता है इट इज अडल्ट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होता है, जो WBC RBC इस प्रकार की जो सेल्स होता है ना, तो वो सब कुछ बनता है ना, तो ये वॉटन जेली से स्टार्ट होता है बाद में। इट इज बीइंग सीन, इट इज अ पोटेंशियल सोर्स फॉर दैट। सो दिस इज अबाउट द वॉटन जेली। ये 2 मार्क्स का आने के चांसेस है। So you can see the description for the related topics.